घंटे चलाई जाने वाली यह मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन सेवा आप सभी के मानसिक स्वास्थ्य वर्धन और किसी भी तरीके से मानसिक आवश्यकताओं से भी प्रेरित व्यक्तियों के संवर्धन हेतु हमारे आपके समक्ष है। यह प्रारंभिक स्तर पर 25 संस्थानों के द्वारा 13 भाषाओं में उपलब्ध है। हमारे मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन का उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषयों की शीघ्र पहचान करना, प्राथमिक उपचार प्रदान करना, मनोवैज्ञानिक सहयोग प्रदान करना, तनाव प्रबंधन करना, मानसिक स्वास्थ्य का उत्थान करना, सुधारात्मक व्यवहार, मनोवैज्ञानिक आपदा प्रबंधन करना, मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास रेफर करना। हर वह प्रकल्प हम अपनाते हैं जिससे हमारे सभी भाइयों का, हमारे सभी बहनों का और हमारे बीच रहने वाले सभी स्तंभाओं का मानसिक संवर्धन हो। बौद्धिकता की श्रेष्ठता है रचनात्मक गतिविधियां निरंतर आपके समक्ष हमारे संस्थान द्वारा उपस्थित की जा रही है, उससे आप लाभान्वित होते हैं। आपका फीडबैक हमारे ऊर्जा का स्रोत बनता है। इसी कड़ी में आज समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र यानी कि सीआरसी लखनऊ पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान नई दिल्ली के अधीन दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार तथा समग्र शिक्षा अभियान जनपद औरैया उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में आज यह क्षमता वर्धन कार्यक्रम एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसका विषय है श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भूमिका। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जुड़ रही हैं श्रीमती विनीता दीक्षित मैम, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जनपद औरैया उत्तर प्रदेश। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच जुड़ रहे हैं आदरणीय श्री अमरकेश महेंद्रू सर, पुनर्वास व्यवसायिक विशेष शिक्षक AYJNISHD क्षेत्रीय केंद्र नोएडा नई दिल्ली। आज के कार्यक्रम में अपना कुशल समन्वय प्रदान कर रहे हैं श्री राजीव रंजन सर, सह आचार्य वाक्य एवं श्रवण सीआरसी लखनऊ, श्री विकास मिश्र सर, अनुसूचित ज्ञान संपूर्णता निदेशक सीआरसी लखनऊ। आज के कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान कर रही हैं आदरणीय स्मिता जयवंत मैम, निदेशिका PDUNI PBD नई दिल्ली, और हमारे निदेशक श्री रमेश पांडे सर, जिनका ऊर्जावान नेतृत्व, जिनका ऊर्जावान निर्देश हमें निरंतर रचनात्मक गतिविधियों को श्रेष्ठता प्रदान करने में कुशल निर्देशन प्रदान कर रहा है। इसी कड़ी में आज का यह कार्यक्रम आपके बीच है और कार्यक्रम का समय सुनिश्चित 12 बजे और 12 बज चुके हैं घड़ी में। मैं यह सुनिश्चित करना चाहूंगा कि हमारे बीच हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विनीता दीक्षित मैम अगर जुड़ चुकी हैं तो कृपया एक बार अपना माइक और वीडियो पर टेस्ट कर लें मैम, जिससे यह निश्चित हो जाए कि आपका जुड़ाव हम तक सुनिश्चित रूप से पहुंच रहा है। और श्री अमरकेश सर अगर मुझसे जुड़े हैं तो कृपया वीडियो और माइक सुनिश्चित कर लें सर। हमारे मुख्य अतिथि श्री विनीता दीक्षित मैम, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो कृपया अपना वॉइस और वीडियो अपनी तरफ से क्लियर कर ले मैम। श्री अमरकेश महेंद्रू सर, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे आतिथ्य को प्राप्त और हमारे मुख्य अतिथि जैसे ही हमारे बीच जुड़ेंगे हम तुरंत कार्यक्रम को अग्रमुख कर देंगे।
आप सभी के बीच सीआरसी लखनऊ अपनी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और सेवाओं को निरंतर संपूर्णता के भाव से, श्रेष्ठता के भाव से, संपन्नता के भाव से और मानसिक सशक्तिकरण के भाव से स्थापित करता आ रहा है। हमारी सेवाओं के विस्तार के क्रम में आप सभी से यह आशा रहती है कि आप सीआरसी लखनऊ की गतिविधियों का, सीआरसी लखनऊ की सेवाओं का समुचित अंतिम छोर तक बैठे हुए हमारे सभी विशिष्ट आतिथ्य को प्राप्त और हमारे सभी वे प्यारे बेटे बेटियां, वे अभिभावक जिन तक हम सेवाएं पहुंचाना चाहते हैं उन तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करें। हमारी सेवाएं पूर्णतया कोविड-19 के इस दूसरे एरा में ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। जैसे जैसे समय की मांग को देख करके हम अपनी सेवाओं में निरंतर नयापन और टेक्नोलॉजी का समुचित प्रयोग करते हुए अपनी सेवाओं को विशेष आवश्यकता वाले बालक एवं बालिकाओं, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों एवं अभिभावकों के, उनके अभिभावकों के सशक्तिकरण, विशेष शिक्षकों के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और आप सभी हमारे सहयोगी हैं। आप सभी से निवेदन रहेगा, कृपया वीडियो अपनी तरफ से आप कर लें। प्रॉपर पोस्टर पे अगर आप नहीं है, प्रॉपर ड्रेस कोड में नहीं है तो हमारे बीच श्री अमरकेश सर आज के हमारे मुख्य वक्ता जुड़ चुके हैं। सर मैं चाहूंगा एक बार कृपया आप अपनी तरफ से वॉइस की क्लियरिटी सुनिश्चित कर लें। सर अमरकेश सर माइक अनम्यूट करें। माइक मेरा अनम्यूट है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? प्रणाम सर, सादर प्रणाम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका वीडियो और वॉइस दोनों क्लियर हमारे पास पहुंच पा रहा है। हमारे सभी प्रतिभागी आपको समुचित रूप से देख पा रहे हैं। थैंक यू नागेश जी। क्योंकि समय हमारे कार्यक्रम का निश्चित और समय हो चुका है, तो मैं कार्यक्रम के प्रथम पंक्ति में अपने संस्थान के ऊर्जावान निदेशक आदरणीय श्री रमेश पांडे सर को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए और आज के हमारे मुख्य अतिथि, हमारे मुख्य वक्ता का स्वागत करते हुए हमारी गतिविधियों को सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखें। आदरणीय निदेशक। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर, स्पष्ट आवाज है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्रति मेरा आभार। मुझे बहुत खुशी है कि आज जो ये कार्यक्रम श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में माता पिता और समुदाय की कलेक्टिव भूमिका पे जो आप चर्चा करेंगे, उसके लिए आप लोगों ने श्री अमरकेश महिंद्रो सबको बुलाया है। मुझे लगता है कि अमरकेश साहब से हम लोगों की पिछले 15 सालों से भी ज़्यादा की पहचान है। हमेशा साथ में उठना बैठना है, जानना सुनना है। और जहाँ तक मैं इनके व्यक्तित्व के बारे में जानता हूँ, एक बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डिसिप्लिन्ड व्यक्ति हैं, बहुत ही अच्छे, शानदार और बहुत अनुभवी प्रोफेशनल हैं। और श्रवण बाधिता के क्षेत्र में जब रिसोर्सेज की, खासकर बच्चों के लिए, टीचर ट्रेनिंग की बात नहीं करता, बच्चों के लिए जब रिसोर्सेज की बहुत कमी रहा करती थी, उसके बाद जब टीचर ट्रेनिंग में भी ट्रेनिंग्स के लिए, खासकर हिंदी बेल्ट के ट्रेनिंग्स के लिए रिसोर्सेज की बहुत कमी रहा करती थी, तब अमरकेश महिंद्रो साहब के दर्जनों ऐसे पब्लिकेशन थे छोटे बड़े, जिनसे हम सभी को लाभ मिलता था, इंक्लूडिंग मी। मैं अपने आप को एक्सक्लूड नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग मी। तो एक बहुत लंबा रिश्ता नाता रहा है अमरकेश साहब के साथ। अमरकेश साहब, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने सभी अधिकारियों की तरफ से, सभी स्टाफ की तरफ से, और हमारे जितने बेनिफिशियरीज हैं, पेरेंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, मैं सबकी तरफ से आपका सीआरसी लखनऊ के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ। मैं श्रीमती विनीता दीक्षित जी प्रोग्राम में जुड़ेंगी, वो आज की चीफ गेस्ट हैं और उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट के समग्र शिक्षा अभियान के साथ हमारा कोलैबोरेशन किया इस प्रोग्राम के लिए, और उनके प्रति मेरा आभार है। मैं विनीता जी
आपका भी स्वागत अपने मंत्रालय की तरफ से, अपने विभाग, राष्ट्रीय संस्थान और सीआरसी की तरफ से करता हूं। मैं आज के कार्यक्रम के समन्वयक हमारे राजीव रंजन, विकास मिश्रा जी और राकेश पांडे जी, आपके प्रति मेरा आभार है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, संयोजन किया है और कोऑर्डिनेशन करके अमरकेश साहब को लखनऊ लेकर आए हैं। मैं बहुत खुश हूँ आज अमरकेश साहब को देखकर। आज हमारे कार्यक्रम में जगदीश गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अमरकेश साहब और जगदीश गुप्ता सर एक ही ऑफिस में बहुत सालों तक साथ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जरूर आज जगदीश गुप्ता साहब उस प्यार में ऐसे भी ऑलमोस्ट हर कार्यक्रम में जगदीश गुप्ता सर हमें आशीर्वाद देते हैं और आज भी आपका आशीर्वाद मिलेगा। गुप्ता सर, ऐसे ही हम लोगों पर ब्लेसिंग बनाए रखिए। आपकी प्रेजेंस से हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा काम करने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं जितने हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से अमरकेश साहब का और विनीता दीक्षित मैडम का स्वागत करता हूँ और इस बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका आशीर्वचन हमें ऊर्जा प्रदान करता है नित्य नवीन ऐसे कार्यक्रमों के संचालन करने हेतु, बौद्धिक आयोजनों को सभी प्रतिभागियों के समक्ष रखने हेतु। हमारी मुख्य अतिथि महोदया थोड़ी देर में हमारे बीच जुड़ेंगे। अभी उन्होंने आए नेटवर्क का कुछ इशू, वहाँ बारिश हो रही है बहुत तेज इस समय। जैसे ही वो हमसे कनेक्ट होंगी तो कार्यक्रम के अंत में हम उनका आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। और मैं अगली कड़ी में आज के हमारे मुख्य वक्ता, जैसा हमारे आदरणीय निदेशक सर ने बताया कि एक श्रेष्ठ प्रोफेशनल्स, कर्मठी व्यक्तित्व और विद्यार्थी हितों को सदा श्रेष्ठोत्त भावों में रखने वाले आज के हमारे वक्ता आदरणीय श्री अमरकेश महेंद्रू सर, पुनर्वास व्यवसायिक विशेष शिक्षक, AYJ NISHD क्षेत्र के नोएडा, नई दिल्ली। आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन और अभिनंदन है सर। आप आए और आज के विषय श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में माता पिता और समुदाय की भूमिका, इस विषय पर अपनी विशेषज्ञता हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच आदरणीय अमरकेश महेंद्र सर। धन्यवाद नागेश पांडे जी। सर्वप्रथम मैं सभी जितने भी प्रतिभागी हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिभागी हो रहे हैं। इसके अलावा संस्थान के CRC लखनऊ के डायरेक्टर निदेशक साहब रमेश पांडे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने इस कार्य के लिए मुझे आज चयन किया और जैसा कि जानते हैं कितनी पुरानी एसोसिएशन है आपकी और हमारी, तो ये आपके बहुत मेहनत की है आपने इस पद तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक आने के लिए, और बहुत सारे लोगों का साथ रहा है और ये इनकी लगन और मेहनत है जिसकी वजह से आज ये इस पद पर कर रहे थे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस नेशनल इंस्टीट्यूट के तत्वाधान में CRC लखनऊ चल रहा है, उनकी जो निदेशिका हैं सीमता जयवंत जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं। इसके अलावा जो इस कार्यक्रम की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर विनीता दीक्षित जी, समग्र शिक्षा अभियान जनपद औरैया, उनका आभार प्रकट करता हूं। और कार्यक्रम के जो समन्वयक जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, राजीव रंजन जी, विकास मिश्रा जी, नागेश पांडे जी, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। जो आज का विषय मिला है, श्रवण बाधित बच्चों की शिक्षा में माता पिता और समुदाय की क्या भूमिका है, ये बहुत एक अच्छा टॉपिक है। इसमें माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और समुदाय की भी। तो किसी की भूमिका को हम ये कम नहीं आंक सकते। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आप सभी जन को कुछ पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि अपना जो अनुभव है, पिछले 30 सालों का अनुभव है, वो शेयर करने के लिए आया हूँ। तो यहाँ पढ़ाना उद्देश्य नहीं है, PPT के माध्यम से मैं अपनी बात कहूँगा, लेकिन पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है सिर्फ अपने अनुभवों को शेयर करना, कि जो मैं इतने साल से छोटे बच्चों के साथ में, इतने वर्षों से मैं छोटे बच्चों के साथ में कार्य कर रहा हूँ और टीचर ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने अनुभव शेयर करने के लिए मैं आपके समक्ष। जो आज का विषय है, हम उसमें कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ, कि
Importance of early identification of hearing impairment, fitment of aid and appliances, जिसमें कि hearing aid and cochlear implants के बारे में बात करेंगे, बहुत संक्षेप में बात करेंगे। Importance of early intervention, कि early intervention जो हस्तक्षेपन है वो इन बच्चों के लिए क्यों जरूरी है, क्यों, क्या महत्व है उसका। स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन एट होम, घर पर माता पिता कैसे घर के वातावरण में रहकर के भाषा और वाणी उत्तेजन कार्य के माध्यम से बच्चे की भाषा और वाणी का विकास कर सकते हैं। घर में माता पिता अपने बच्चे को स्कूल के लिए कैसे तैयार करें, स्कूल रेडीनेस के ऊपर बात करेंगे। रोल ऑफ पेरेंट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, अब बच्चा उनका रेगुलर स्कूल में चला गया तो वहाँ पर क्या भूमिका है उनकी। और श्रवण बाधित बच्चों के माता पिता को क्या दिक्कतें आती हैं, कौन कौन सी बैरियर्स हैं जिनका उनको सामना करना पड़ता है। सरकार क्या क्या उनको सुविधाएं देती है, उनको रियायतें देती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और रोल ऑफ कम्युनिटी की बारे में बात करेंगे। तो मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन स्टार्ट करूँ सर? जी सर, जी सर। सर आप उधर लैपटॉप से जुड़े हैं? हाँ, लैपटॉप से जुड़ा, मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। अगर कोई सर रिक्वेस्ट थी, अगर कोई असुविधा ना हो तो ये माइक जो आपका है सर, हाँ जी, इससे थोड़ा सा अर्थिंग आ रही है, वो वायर के कनेक्टिविटी का कोई इशू आ रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा वो आ रहा है दिक्कत। अच्छा, मैं इसको निकाल देता हूँ। जी जी सर, डिस्कनेक्ट कर दीजिएगा सर, जिससे आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम लोगों तक आए। हाँ जी जी सर, प्रेजेंटेशन करें सर। ठीक। आप देख पा रहे हैं? जी सर, आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है सर। यहाँ से शेयर करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या आप वहां से कर सकते हैं? सर पीपीटी की स्क्रीन को आप ऑन कर लें, प्रेजेंटेशन आपकी आ रही है सर। प्रेजेंटेशन आपकी तरफ से व्यवस्थित आ रही है, सिर्फ पीपीटी की स्क्रीन आप जैसे आ रही है उसको उसी पर रखें। एक्चुअली मैं चाहता हूं कि दोनों चीजें आ जाएं साथ में, पीपीटी भी आ जाए और ये भी आ जाए। अभी आप पीपीटी देख पा रहे हैं? नहीं सर, प्रेजेंटेशन आपकी चली गई है। क्योंकि वेबएक्स मीट में तो थोड़ा सा आसान रहता है, इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। नहीं सर, आपका प्रेजेंटेशन आ चुका था हमारे पास, प्रेजेंटेशन में आ रही थी, पीपीटी भी आपकी प्रेजेंट हो रही थी। जी सर, इसमें आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है सर, पीपीटी दिखाई दे रही। लेकिन इसमें एक और दिक्कत ये आ रही है कि मैं अपना अगर उधर से बहुत समस्या आ रही है सर तो आप कंटिन्यू करें, मैं प्रेजेंटेशन यहाँ से कर दे रहा हूँ। हाँ नहीं, मैं एक काम करता हूँ, अपना ये कैमरा हाइड कर देता हूँ मैं।
ठीक है, मैं इधर से करता हूँ ऐसे ही। तो जो आज का विषय है कि श्रवण बाधित बच्चों के जो माता पिता हैं वो कैसे उनको शिक्षा प्रदान करें, उसमें उनकी क्या भूमिका है और कैसे कम्युनिटी का क्या रोल है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। जैसे कि आप जानते हैं कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो श्रवण दिव्यांगता एक हिडन दिव्यांगता है। बाकी जो दूसरे प्रकार की जो दिव्यांगता है उनको सिर्फ देखने मात्र से ही पता चल जाता है, लेकिन इस जो दिव्यांगता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट जो दिव्यांगता है, श्रवण दिव्यांगता है, उसको सिर्फ देखने मात्र से पता नहीं चलता है जब तक कि हम आपस में संपर्क ना करें। तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन इज एसेंशियल एंड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्पीच, ऑडिटरी एंड कम्युनिकेशन स्किल इन द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो श्रवण बाधित बच्चों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो अर्ली आइडेंटिफिकेशन यानी शीघ्र पहचान और हस्तक्षेपण बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे की भाषा विकास के लिए, उसकी वाणी के विकास के लिए, उसके श्रवण के विकास के लिए और संप्रेषण कौशल के विकास के लिए। एक अर्नॉल्ड गैसल्स हुए हैं 1980 में, उनका कहना यह है कि जो बच्चे के प्रथम 5 वर्ष हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं उसके विकास में, और उस 5 वर्ष को उन्होंने क्रिटिकल एज पीरियड के नाम से एक नाम दिया है। क्रिटिकल एज पीरियड के नाम से जाना जाता है। वो चाहे हिंदुस्तान के बच्चे हों या किसी भी कंट्री के बच्चे हों, सभी में एक क्रिटिकल एज पीरियड होता है। इस पीरियड के दौरान जो सामान्य एक बच्चा है उसको एक मास्टरी हासिल हो जाती है अपनी स्पीच के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए ये चीज़ें, ये स्किल उसमें डेवलप नहीं हो पाती हैं। इसलिए डेवलप नहीं हो पाती हैं जबकि उसकी कैपेसिटी भी नॉर्मल है, नॉर्मल उसकी इमोशनल कैपेसिटी है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसका है, लेकिन वो उसमें ये भाषा का विकास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? प्रेजेंटेशन को हमने इधर से कर दिया है, फुल स्क्रीन प्रेजेंटेशन आने लगी है। हाँ ठीक है, आप लेफ्ट कर। जी सर, ठीक। हाँ, अभी आप इसको आगे करें। नेक्स्ट। और आगे, हाँ जी, बस यहीं पर। एक जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो श्रवण बाधित बच्चा है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल है, बौद्धिक क्षमता है, वो भी पूरी है, इमोशनल कैपेसिटी भी पूरी है जैसा कि सामान्य बच्चों में होती है। लेकिन सिर्फ हियरिंग इम्पेयरमेंट की होने की वजह से वो अपनी भाषा को जो बोल रहा है, सामने वाला जो बोल रहा है उसको नहीं समझ पाता है, और अपनी जो बात है उसको, जो कन्वर्सेशन है उसको भी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, क्योंकि एक तो बोली हुई अपनी बात को नहीं सुन पा रहा है, दूसरा सामने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को समझ नहीं पाता है। तो इसकी वजह से ये एक हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे को ये प्रभावित होता है उसमें। क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जो सीधा उसका जो नियम है कि सबसे पहले हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलना शुरू करते हैं। तो अगर यदि सुनना नहीं होगा तो समझना नहीं होगा, और समझना नहीं होगा तो बोलना नहीं होगा। ये पेरेंट्स को हम इसके बारे में गाइड करते हैं कि पहले हम सुनते हैं, समझते हैं, फिर बोलते हैं। तो ये श्रवण दिव्यांगता का सिर्फ प्रभाव बच्चे के सुनने के ऊपर ही नहीं पड़ता है, सुनने के साथ साथ इससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, उसकी भाषा का विकास है, वाणी का विकास है, उसकी जो एकेडमिक अचीवमेंट है, पर्सनैलिटी है, उसका व्यवहारिक जो है, जो सोशलाइजेशन है, ये सारी चीज़ें उसकी प्रभावित होती हैं सिर्फ एक हियरिंग इम्पेयरमेंट की वजह से। नेक्स्ट। सर आवाज इसलिए जितनी आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही है, आवाज स्लो आ रही है, बहुत एकदम बारीक। अच्छा, आपकी तरफ कुछ नेटवर्क का इशू होगा मित्र, आवाज स्पष्ट आ रही है सर की। सर आप कंटिन्यू करें। ओके सर। तो इसलिए देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द हियरिंग इम्पेयरमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए पेरेंट्स को, और उसके बाद में हियरिंग असेसमेंट एंड फिटमेंट ऑफ सुटेबल हियरिंग एड विद ईयर मोल्ड शुड बी डन। तो हियरिंग असेसमेंट करवाने के बाद में उसको जो सुटेबल हियरिंग एड है वो लगाया जाए, या कॉकलियर इम्प्लांट अभी मार्केट में आ गए हैं, तो कॉकलियर इम्प्लांट की जो सर्जरी है वो अभी सुविधा अभी आ गई है।
तो वो कराना चाहिए। अगर हेयरिंग एड लगा रहे हैं, सुटेबल हेयरिंग एड का मतलब है उसकी सुनने की कमी के मुताबिक, उसके सुनने की कमी के मुताबिक श्रवण यंत्र लगाएं और ईयर मोड के साथ में लगाएं। ईयर मोड के साथ में लगाएंगे तो उसका बहुत जो स्पीच है विल बी बेटर, उसका परसीव होगी अच्छी तरीके से। और इसके अलावा पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए कि उसके एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स को जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है और उनका रोल उनका एक अलग है। पूरे उनको एक्टिव पार्टिसिपेशन करने के लिए हमें मोटिवेट करना चाहिए प्रोफेशनल्स को। नेक्स्ट प्लीज। Thereafter, the work on speech, language, and cognitive and listening skills should be started by qualified special educator or early intervention program teacher in early intervention training, early intervention program as early as possible. तो जो स्पेशल एजुकेटर हैं या अर्ली EIP टीचर्स हैं, उनको ये अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम के तहत जो है ये कार्य करने चाहिए। स्पीच के ऊपर कार्य करें, लैंग्वेज के ऊपर कार्य करें, उसकी कॉग्निटिव स्किल के ऊपर कार्य करें, सुनने की ट्रेनिंग, श्रवण कौशल के ऊपर कार्य करें। नेक्स्ट प्लीज। There was a time when the hearing impaired children were identified at the age of 5 years by the parents, relative or neighbors, and that time there was only an option to send their child in a special school for the deaf. एक समय था कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे की सुनने की कमी की पहचान कर लेते थे और उस समय बच्चे की 5 साल एज होती थी और उनके पास में एक ही ऑप्शन होता था कि अब इस बच्चे को स्पेशल स्कूल में भेजा जाए। लेकिन वो पेरेंट्स क्या करें, जो अपने बच्चे की जो श्रवण दिव्यांगता है उसका जो पहचान है वो अर्ली स्टेज में कर लेते हैं, 2 या 3 साल की उम्र में। आप आगे बढ़ाते रहिए। मेरे पास में दूसरा लैपटॉप है, मैं इससे कंटिन्यू रहूंगा। एक मिनट। तो वो पेरेंट्स क्या करें जो कि अपने बच्चे की श्रवण दिव्यांगता का पहचान कर लेते हैं 2 या 3 साल की उम्र में। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि जब मैंने 92 में संस्थान ज्वाइन किया तो मैं देखता था 7-7, 8-8 साल की उम्र के बच्चे, 9 साल की उम्र के बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे संस्थान में आते थे, क्योंकि वो तब तक उनको पता ही नहीं होता था कि सुनने बोलने का संबंध है। इस वो सिर्फ यही कहते थे हमारा बच्चा बोलता नहीं है, सुनने बोलने क्या संबंध है पेरेंट्स को नहीं पता होता था। तो सुनने हम पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं, फिर बोलते हैं। सुनना, समझना, बोलना। ज़्यादातर पेरेंट्स हमें ये आके रिपोर्ट करते थे कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है। ये बोलने और सुनने का संबंध क्या है उनको पता नहीं होता था। लेकिन अभी स्थिति पूरी बदल चुकी है। अभी तो बहुत 6-6 महीने के बच्चे और 8-8 महीने के बच्चे, 1-1 साल के बच्चे हमारे संस्थान में अभी आने लगे हैं। तो ये सब अवेयरनेस का कमाल है। ये जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत जल्दी हो रहा है कि पेरेंट्स हमारे बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं बहुत सारे माध्यमों से। नेक्स्ट प्लीज। अब ये कॉन्सेप्ट आया प्री स्कूल एजुकेशन का, तो उसके बाद में जब प्री स्कूल एजुकेशन कॉन्सेप्ट आया, द प्री स्कूल एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन विद द चाइल्ड बिटवीन द 2 to 5 ईयर्स। जो प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है 2 साल से 5 साल के वाले बच्चों के लिए ये प्रारंभ किया गया और एक मूवमेंट चलाया गया हमारे संस्थान के माध्यम से। 1990 से लेकर के 1995 के बीच में एक प्री स्कूल मूवमेंट चलाया गया, संचालन किया गया पूरे कंट्री में, और 17 प्री स्कूल कम सर्विस सेंटर ये स्टार्ट किए गए in collaboration with the NGO. Next please. इसके बाद में धीरे धीरे पेरेंट्स की जागरूकता होने लगी और अपने बच्चे को वो कम उम्र में 1 या 2 साल की उम्र में आइडेंटिफाई करने लगे। तो ये कॉन्सेप्ट आया कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, ये आया कॉन्सेप्ट। एक मॉडल पेरेंट इन्फेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज स्टार्टेड ऑन 29 सितंबर 1992 एट AYJ NICHT एट मुंबई। क्योंकि ये डेट और ये ईयर मुझे इस तरह याद है क्योंकि इस कार्यक्रम से मैं जुड़ा हुआ था और हमने बहुत मेहनत की इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में। हमने बच्चों को आइडेंटिफाई किया, उनकी लिस्ट निकाली, उनकी फाइलें निकाली, फाइलें निकाल करके हमने देखा कौन कौन से बच्चे हैं जिसमें कि श्रवण दिव्यांगता बच्चों को है, उनके पेरेंट्स को कॉन्टेक्ट किया और ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो ये कंसिडरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द अर्ली इंटरवेंशन प्रैक्टिसेस on the development of children with hearing impairment, a new project, early identification and intervention of the children with hearing impairment leading to inclusive education, was started by AYJ NICHD
Mumbai in collaboration with Bala Vidyalaya Institute of Teacher Training, Chennai, in the year July 2002 in 7 centers. तो उसमें 5 तो हमारे संस्थान के क्षेत्र केंद्र और हेडक्वार्टर था, इसके अलावा 2 सेंटर और लिए गए बाल विद्यालय के। तो ये इफेक्टिवनेस देखी गई कि अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत इफेक्टिवनेस है। तो ये मिनिस्ट्री का एक प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि इन बच्चों को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद में इन बच्चों को अप्रोप्रिएट प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करके, PIP एंड प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड करके और इन बच्चों को रेगुलर स्कूल में इंटीग्रेट करें, मेन स्ट्रीमिंग में उनको भेजें। नेक्स्ट प्लीज। द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट इज टू आइडेंटिफाई एंड इंटरवेन इन्फेंट young children in of hearing impairment and integrate them into mainstreaming education by the time the child is 5 or 6 years old। कि जब ये बच्चा 5 या 6 साल का हो जाए, इसको सामान्य स्कूल में इसका दाखिला कराएं, समाज की मुख्य धारा से जोड़ें। The early intervention program was divided into 3 level। ये 3 स्टेज में उसको डिवाइड किया गया। EIP फेज 1, इसमें जन्म से लेकर के 2.5 साल तक के बच्चों को लिया गया। फेज 2 में 2.5 साल से लेकर के 4.5 साल तक के बच्चों को लिया गया। ये प्री स्कूल स्टेज रखी गई। इसमें रीडिंग एंड राइटिंग के ऊपर पूरा फोकस किया गया, जबकि फेज 1 में स्पीच एंड लैंग्वेज, स्पीच के ऊपर फोकस था, लैंग्वेज के ऊपर फोकस था, कॉग्निटिव स्किल्स के ऊपर फोकस था और बच्चे की जो ऑडिटरी स्किल्स है, ऑडिट ट्रेनिंग है, उसके ऊपर फोकस था। EIP फेज 3 में, जो कि 6 महीने का था, उसमें प्री इंटीग्रेशन लेवल, बच्चे को नॉर्मल स्कूल में भेजने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए कैसे बच्चे को प्रिपेयर करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नॉर्मल हियरिंग एज प्री रिक्विजिट है बच्चों में सामान्य रूप से भाषा और वाणी ग्रहण करने का, और एन इम्पेयरमेंट इन हियरिंग प्रेजेंट सिंस बर्थ अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड स्पीच सिग्निफिकेंटली। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे में जन्म से ही आ जाती है तो ये बच्चे की भाषा और वाणी को निश्चित रूप से प्रभावित करती है, और वो जो इफेक्ट होता है, भाषा और वाणी का प्रभाव जो उसका इफेक्ट होता है, वो डिपेंड करता है कि बच्चे की जो पहचान है, शीघ्र पहचान है, सुनने की जो कमी है उसकी पहचान है, कब हुई है। इसके अलावा उसको कितनी डिग्री एंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। और आप सभी जानते हैं कि जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है ये इनविजिबल हैंडीकैप विकलांगता है। अगर उसमें टाइमली अगर आइडेंटिफाई नहीं हुआ, बच्चा आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो ये पेरेंट्स के लिए बड़ा एक चैलेंजिंग टास्क होता है। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके शीघ्र अतिशीघ्र बच्चे की पहचान करनी चाहिए उसकी श्रवण दिव्यांगता की। अब वो शीघ्र कितना शीघ्र हो, हाउ अर्ली इज अर्ली। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली एज पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहचान करें, और ये पहचान जो है उसकी श्रवण दिव्यांगता की जो पहचान है, उसके प्रथम जो जन्म दिवस है, फर्स्ट बर्थडे है, उससे पहले हो जानी चाहिए। अभी फर्स्ट बर्थडे से पहले ही बहुत सारे हमारे जागरूक पेरेंट्स हैं, अभी वो उससे पहले भी हो जाती है पहचान। जनरली 6 महीने की उम्र में ही जो जागरूक माताएं और बहनें हैं वो अपने बच्चे की सुनने की कमी की पहचान कर सकती हैं, जिसमें बेबलिंग स्टेज में ही बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर जागरूक माता पिता हैं और माता बहनें हैं। तो इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट हियरिंग इम्पेयरमेंट ऑन डे 1 एंड डायग्नोस ऑन डे 2। तो ये नहीं कि आज हियरिंग इम्पेयरमेंट का मालूम कर लिया, हाँ बच्चे को सुनने कमी है और उसको डायग्नोसिस कराने में काफ़ी टाइम लगा दिया। तो जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी उसको डायग्नोस करें, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मालूम करें और उसको डायग्नोस करें। डायग्नोस करने के बाद में उसको सुटेबल हियरिंग एड लगाएं और अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से बच्चे के साथ काम करना शुरू करें। तो ये अब अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम हर जगह पर तो नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उनको सुटेबल जगह पर, अप्रोप्रिएट जगह पर फॉलोअप किया जाए, उनको भेजा जाए। तो ये अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इसका फायदा क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या है? इसके उद्देश्य है कंप्लीट जो यूटिलाइजेशन ऑफ क्रिटिकल एज पीरियड, जो उसमें क्रिटिकल एज पीरियड है उसका पूरी तरीके से यूटिलाइज होता है, उसको सही तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे वो भाषा के संदर्भ में हो, चाहे वाणी के संदर्भ में हो, चाहे वो दूसरे हमारी जो स्किल्स हैं उसके संदर्भ में हो। अगर जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी आइडेंटिफाई करें। बच्चा मशीन लगाना प्रारंभ कर देता है, अगर अर्ली स्टेज में लगाएंगे तो बच्चा हियरिंग एड को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। बाद वाली स्टेज में थोड़ा सा दिक्कत आती है।
आई इम्प्रूव कॉन्टैक्ट होता है। टू डेवलप ऑडिटरी स्किल्स, जो श्रवण कौशल है उसका विकास होता है, क्योंकि अर्ली स्टेज में ही हम बच्चे को हियरिंग एड लगा देते हैं। और इसके अलावा जो रिसेप्टिव एंड जो एक्सप्रेसिव डेवलपमेंट है बच्चे का, वो अच्छा होता है। टू डेवलप रिसेप्टिव एंड एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल्स, जो बच्चे में भाषा और वाणी जो हम ग्रहण करते हैं और व्यक्त करते हैं, वो इसका फायदा होता है इसमें। टू डेवलप रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल्स, बच्चे में रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक स्किल का विकास होता है। इसके अलावा टू मोटिवेट द चाइल्ड टू यूज द हियरिंग एड फॉर मैक्सिमम पॉसिबल टाइम एंड टीच हिम नॉट टू ड्रॉप एंड थ्रो एंड ड्रॉप, ये हमें जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा समय हम उसको हियरिंग एड हमने लगाना है। बहुत सारे पेरेंट्स अभी क्या करते हैं, अभी मेरे इस प्रेजेंटेशन से पहले एक पेशेंट अभी मेरे पास में आए थे और मैंने उनसे पूछा कि भाई आपने बच्चे को मशीन लगवाई हुई है? तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा मशीन लगाता है। तो मैंने कहा अभी तो नहीं लगा रहा है। तो उन कहने थे कि अभी हम आए थे, रास्ते में गिर ना जाए इसलिए हमने मशीन उतार दी। तो मैंने कहा जी देखिए, मशीन जो है वो ऑर्नामेंट नहीं है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक आपने लगाया, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये तो पूरे टाइम लगाना है। तो मैं तो कहता हूँ सोने के समय भी लगाना चाहिए, नहाने के वक्त केवल मशीन उतारें। मैं कहता हूँ सोने के समय लगाना चाहिए। अगर बच्चा कंफर्टेबल है तो सोने के समय भी लगा सकते हैं, क्योंकि सोने के समय जो हमारी आंखें बंद होती हैं, हमारे कान तो खुले रहते हैं। तो अगर बच्चा अनकंफर्टेबल है रात में उतार सकते हैं, लेकिन सुबह सुबह जैसे ही बच्चा सुबह सो करके उठने से पहले ही उसको मशीन लगा दें और उसको आवाज़ दे करके उठाएं। तो कहने का मतलब है कि पूरे टाइम उसको मशीन लगानी है और इस बच्चे को ये भी सिखाना है कि बच्चा उसको फेंके ना या उसको गिराए ना। तो ये इसकी बात की भी हमें ट्रेनिंग देनी होगी। तो उसके लिए हम बोलते हैं कि जब मशीन लगी है, मशीन के दोनों तरफ एक धागा बांध दें और धागा वो पिनअप कर दें ताकि मशीनें गिरे नहीं। जैसे एक मशीन गिरेगी तो मशीन गिरने पर क्या होता है, उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आती है और मशीन खोएगी भी नहीं, उससे ये फ़ायदा होता है। तब ये बात हम पेरेंट्स को बताते रहते हैं। To involve the family in the intervention program as a role partner, यहाँ पेरेंट्स को यहाँ मुख्य भूमिका है पेरेंट्स की कि उनके एज ए बराबरी के हमारे भागीदार हैं, क्योंकि मैक्सिमम काम करने वाले पेरेंट्स ही हैं। उसमें प्रोफेशनल की इतनी भूमिका नहीं है, प्रोफेशनल का काम सिर्फ गाइड करना है, असली काम करने वाले हमारे पेरेंट्स हैं। तो उन पेरेंट्स को हमें मोटिवेट करना पड़ेगा, उनको कदम कदम पर उन्हें बातें बतानी होंगी कि अभी क्या करें, स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन घर के वातावरण में कैसे दें, कैसे ऑडिटरी स्किल्स दें, ऑडिटरी स्किल बच्चे की कैसे डेवलप करें, कैसे सुनने की ट्रेनिंग उसको दें, ये हमें सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ेंगी। उनका जो रोल है उसके बारे में उनको पूरी तरीके से उनको जानकारी प्रदान करनी होगी। टू एनकरेज एंड एनेबल फैमिली मेंबर्स ऑफ द चाइल्ड टू एक्टिव टेक पार्ट इन द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड, सिर्फ पेरेंट्स को ही हमने नहीं करना है, बल्कि फैमिली मेंबर्स जो हैं उसके माता पिता के साथ में दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, उसके भाई बहन, उसके चचेरे भाई बहन, इन सभी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चे के भाषा विकास में और वाणी के विकास में। तो इन सभी की पूर्ण भागीदारी बहुत ज़रूरी है। तो उनको हम मोटिवेट करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं कि पूरे सभी लोग मिलकर के कार्य करेंगे तभी बच्चे का पूरे तरीके से संपूर्ण विकास हो पाएगा। एम्पावर द चाइल्ड टुवर्ड्स सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे का जो सशक्त होता है इस कार्यक्रम के माध्यम से। एंड अल्टीमेट गोल इज टू इंक्लूड द चाइल्ड इन द रेगुलर स्कूल्स। तो ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम का, इसकी मुख्य इस बच्चे को हमने सामान्य स्कूल में के लिए हमें तैयार करना है। और इफेक्ट क्या है अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के? कि बच्चे की जब पूरे समय अगर मशीन लगाएगा तो उसकी जो रेसिडुअल हियरिंग है, रेसिडुअल हियरिंग का मतलब है शेष श्रवण शक्ति, हर बच्चे में होती है। 1000 में एक ही बच्चा ऐसा होता है जैसे स्टोन डेफ बोलते हैं, जिसमें बिल्कुल भी सुनने की शक्ति नहीं होती। नहीं तो हर किसी बच्चे में कुछ ना कुछ सुनने की शक्ति जरूर होती है। और सुनने की शक्ति का हम अप्रोप्रिएट जो हियरिंग एड है, सुटेबल हियरिंग एड है, उसके माध्यम से उसकी श्रवण शक्ति का, उसका लिसनिंग स्किल का हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे को ऑडिटरी इंफॉर्मेशन पूरी तरीके से मिल रही है, क्योंकि बच्चा हियरिंग एड लगा रहा है। तो जो सामान्य बच्चे जो भाषा ग्रहण करते हैं, सामान्य बच्चों में जो भाषा और वाणी ग्रहण करने का जो एक क्रम होता है, ये बच्चे भी वो क्रम को सीख पाएंगे। इसके अलावा व्यक्तिशील भाषा और जो ग्रहणशील भाषा है वो भी उसके बच्चे की इम्प्रूव होगी, क्योंकि पूरी तरीके से मशीन से बच्चा सुनेगा और पूरी तरीके से
उसको व्यक्त करेगा। परसेप्शन ऑफ स्पीच विल बी बेटर, क्योंकि पूरा सुन रहा है बच्चा मशीन के माध्यम से। तो जैसे कि हमारा नियम है कि पूरा सुनेगा, पूरा समझेगा और पूरा बोलेगा, तो परसेप्शन ऑफ स्पीच विल बी बेटर, क्योंकि वो पूरा सुन रहा है और अपनी बोली हुई बात को भी सुन रहा है। अगर उसने कहीं गलत बोला है तो तुरंत उसको करेक्ट करेगा, तो उसकी स्पीच भी बेटर होगी। लिप रीडिंग अभी पुराना टर्म है, अभी स्पीच रीडिंग बोलते हैं, लेकिन ये समझाने की दृष्टि से बताया हुआ है। लिप रीडिंग एंड स्पीच रीडिंग बिकम इजियर व्हेन रेसिडुअल हियरिंग इज यूज्ड। अगर हम रेसिडुअल हियरिंग का यूज करते हैं तो स्पीच रीडिंग जो है बहुत बेटर हो जाती है, इजियर आसान हो जाती है। लेकिन कोशिश रहे हमारा कि बच्चा हमें स्पीच रीड ना करे, सुनने के ऊपर पूरा फोकस करें। ऑडिटरी हैबिलिटेशन होना चाहिए बच्चे का, कि पूरा सुन करके रिस्पॉन्स करें। ओरल मेथड यूज करें हम। जैसे कॉकलियर इम्प्लांट के संदर्भ में हम कोशिश ये रहती है कि बच्चा हमें स्पीच रीड ना कर पाए, कि पूरा सुनने के ऊपर फोकस, सुन करके ही रिस्पॉन्स करें। तो जब हम बच्चे से बात करते हैं तो हम उसको आमने सामने बच्चे को नहीं बिठाते हैं, बल्कि साइड में बिठाते हैं, और साइड में भी राइट साइड में बिठाते हैं। रीडिंग स्किल इन रीडिंग राइटिंग इन अर्थमेटिक विल बी इम्प्रूव्ड, क्योंकि वो पूरी तरीके से सुन रहा है। as he receive information by reading and can express information by writing. Can be integrated in the regular school. Regular school में integrate हो सकता है। Academic achievement will be better. Can follow the syllabus used by the normal children. जो सामान्य बच्चे जो syllabus follow करते हैं उस syllabus को follow करेगा, क्योंकि early जब बच्चा सामान्य स्कूल में जाएगा। Socialization उसके will be improved। जब भी अगर अर्ली इंटरवेंशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में बच्चे जैसे जब हमारे पास में आते हैं तो उनकी ये कोशिश ये रहती है कि भाई ये चीज़ हमारी है, अपनी चीज़ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन जब यहाँ ग्रुप में बच्चों के साथ में काम करते हैं तो वो सोशलाइज हो जाते हैं, अपने टर्न टेकिंग का, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और वो गिविंग एंड शेयर, आपस में अपनी चीज़ों को देना लेना, ये सब जो स्किल हैं बच्चे में डेवलप होती है। तो सोशलाइजेशन बच्चे का जो है इम्प्रूव होता है। Social acceptance and positive attitude can be developed in the hearing children towards hearing impaired children if he will be integrated at an early stage. ये देखा गया है कि अगर जो बच्चे अर्ली स्टेज में इंटीग्रेट हो जाते हैं बच्चों सामान्य स्कूल में, तो उनका जो सोशलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा डेवलप होता है। और इसके अलावा जो सुनने वाले बच्चे हैं उन्हें सोशली उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड भी उन बच्चों के प्रति डेवलप होता है। Child will get listening and speaking environment in the family, school and neighborhood in the society. तो बच्चा सुनने वाला वातावरण पूरा उसको मिलता है, सुनने और बोलने वाला वातावरण मिलता है, और उसके बच्चे की भाषा रोगाने का विकास उसका होता है। Can participate in the co-curricular activity, जो सामान्य स्कूल में जो co-curricular activities होती हैं, जैसे डांस है, प्ले है, आर्ट है, क्राफ्ट है, जो क्लास के अंदर होती हैं, उसमें पूरी तरीके से, जो स्कूल के अंदर होती हैं, पूरी तरीके से बच्चा उसमें भाग लेता है। Can enter in better profession by getting vocational training. जब बच्चा हायर एजुकेशन में चला गया तो अच्छे जो वोकेशनल ट्रेनिंग लेगा और एक अच्छा बेटर प्रोफेशन को चूज कर पाएगा। Can develop a positive attitude in the society towards a hearing disability. तो अगर ये बच्चे अच्छे डेवलप हो जाते हैं, और कई बच्चों का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जो बच्चे मेरे पास में जो 92 मैंने ज्वाइन किया, तो बच्चे मेरे पास में एक बच्चा आया 9 मंथ थी उसकी एज, 6 महीने की उम्र। और देखिए कि मदर कितनी उसमें जागरूक थी। 6 महीने की उम्र में बच्चे की उन्होंने हियरिंग एम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया। 9 महीने की उम्र में मशीन लगा दी और बच्चे के साथ में काम करना शुरू किया। 9 महीने की उम्र में हमारे संस्थान में लेकर गया है। लगातार 3 साल तक हमारे संस्थान में लाते रहे, और उसके बाद में ये बच्चा रेगुलर स्कूल में गया, ब्लू वैली स्कूल में पढ़ा। 10th में 12th में काफ़ी अच्छे नंबर आए, और इसने बीटेक किया इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और अभी उसके बाद में चूँकि फादर कॉर्पोरेट लाइन में थे, उसने फिर MBA किया इन कॉर्पोरेट फाइनेंस में, और ये अभी ऑडिटर लगा हुआ है। एज ए ऑडिटर ही इज वर्किंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कहने का मतलब जो है, अगर इस तरह के बच्चे उनका अच्छा डेवलपमेंट होगा तो समाज के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड जाएगा। और नहीं तो अभी तक ये समझते थे कि ये बच्चे जो हैं सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सिर्फ इनके साथ में इशारे की भाषा ही करेंगे। लेकिन अभी इस तरह का अगर काफ़ी डेवलप लोगों को देखते हैं तो
जो हियरिंग डिसेबिलिटी के प्रति हमारा जो समाज के लोग हैं उनका एटीट्यूड जो है पॉजिटिव हो जाता है। नेक्स्ट। सर आवाज नहीं आ रही। ओके। देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी टू स्टे इन द मेन स्ट्रीम। आवाज आ रही है अभी? आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी आ रही है। यस सर। ओके सर। तो ये जो मेन स्ट्रीमिंग में बच्चे जाते हैं उन्हें जो अवसर मिलता है वो बच्चे इंडिपेंडेंट, काफ़ी स्वतंत्र हो जाते हैं, अपने सारे कार्य अपने आप खुद कर लेते हैं। द चाइल्ड इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, कैन कम्युनिकेट इन डेली लाइफ। अपने जो डेली लाइफ है उसमें संप्रेषण कर सकते हैं। किससे संप्रेषण कर सकते हैं? जैसे कि बस कंडक्टर से बात कर सकते हैं, ऑटो ड्राइवर से बात कर सकते हैं, शॉपकीपर से बात कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों से, रिलेटिव से, टीचर से, फ्रेंड से, अपने जो कलीग्स हैं उनसे, और एम्प्लॉयर से अगर वो नौकरी में आ गया है तो। एंड अल्टीमेटली ही कैन बिकम ए प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये अर्ली इंटरवेंशन का इतना फ़ायदा होता है जो मैंने आपको बताया है। अभी इन ये नेक्स्ट स्लाइड को स्किप कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर इतना फोकस नहीं करूँगा। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसको स्किप कर दीजिएगा। हाँ, वाई इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों महत्वपूर्ण है? Now let us consider why inclusive education is recommended. Establishment of special school for the children with hearing impairment is very expensive. क्योंकि आज के टाइम में स्पेशल स्कूल एस्टेब्लिश करना बहुत वो महंगा कार्य है, बहुत पैसा लगता है इसमें। Population of the hearing impaired children is scattered in rural areas and special school exist only in the city. जो हमारी जो पॉपुलेशन है हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों की वो ग्रामीण इलाकों में रहती है और जो ज़्यादातर स्कूल हैं वो शहरी इलाकों में। तो इसलिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेटर ऑप्शन। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में एंड उसमें कहा गया इंटीग्रेटिंग द डिसेबल्ड चिल्ड्रन इन रेगुलर स्कूल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट, बट ऑल्सो मेंशन इन द चैप्टर 5 ऑफ द पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी उसमें कहा गया था, चैप्टर 5 में, जो कि एजुकेशन के ऊपर आधारित है। इसके अलावा हमारे जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है उसमें भी मेंशन किया गया है चैप्टर 3 के अंदर। तो एडवांटेज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का? तो ये बच्चे हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे जो श्रवण बाधित बच्चे हैं वो सामान्य बच्चों को पढ़ाए जाने वाला सिलेबस फॉलो करते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट विल बी बेटर, उनका भी एकेडमिक अचीवमेंट जो है बेटर होता है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन विल गेट लिसनिंग एंड स्पीकिंग एनवायरनमेंट, जो मैंने पहले ही बताया, लिसनिंग एंड स्पीकिंग एनवायरनमेंट मिलता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पर हियरिंग एड लगा करके जा रहा है, जो साथ वाला बच्चा बोल रहा है उसको सुन रहा है और अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। सोशल एक्सेप्टेंस होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है इन बच्चों में भी, सामान्य बच्चों में इन बच्चों के प्रति अगर अर्ली स्टेज में किया जाए। इसको भी स्किप कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन में प्रोग्राम में पेरेंट्स की क्या भूमिका है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जितना जल्दी हो सके उतने अपने बच्चे के हियरिंग इम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई करें और डायग्नोसिस करें, और इसके अलावा सूटेबल हियरिंग एड लगाएं। सूटेबल हियरिंग एड लगाने के बाद में जितनी जल्दी उसको श्रवण यंत्र लगाएंगे उतनी जल्दी बच्चा एक्सेप्ट करेगा हियरिंग एड को। तो पहले तो एक्सेप्टेंस पेरेंट्स को करनी पड़ेगी। बहुत सारे हमारे जो पेरेंट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं अपने हियरिंग एड को, कि क्या सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमारा बच्चा ये हियरिंग एड जीवन भर लगाएगा। तो उनको यहाँ पर गाइडेंस एंड काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो उनको बताते हैं जैसे हमारे सुनने के दुकान हैं उसी तरीके से ये सुनने के लिए जो मशीन ये लगा रहे हैं, बच्चा मशीन लगा रहा है, ये इसके इस तरीके से कान है। तो पहले तो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट करना है, उनको एक्सेप्ट करने के लिए हम गाइड करते हैं। अगर वो पेरेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया तो बच्चा, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटी बताते हैं किस तरीके से बच्चा हियरिंग एड को स्वीकार करे और पूरे टाइम लगाए। तो प्रोवाइड सूटेबल हियरिंग एड। सूटेबल हियरिंग एड से मैंने पहले ही बताया कि उसका मतलब होता है कि बच्चे को सुनने की कमी के मुताबिक उसको श्रवण यंत्र लगाएं। एक्सेप्टेंस ऑफ हियरिंग एड।
एक्सेप्टेंस ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि उसको जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हुई है उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो अगर एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो आगे के कार्य नहीं हो पाएंगे। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे की जो श्रवण दिव्यांगता उसको स्वीकारते नहीं है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते हैं, जाते रहते हैं कि कोई ये इस बात का उनको आश्वासन दे दे कि हमारे आपका जो बच्चा है उसको ये ठीक हो जाएगा। तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय उसके बच्चे का खराब होता रहता है। और अल्टीमेटली जब सभी जो प्रोफेशनल हैं वो एक ही बात कहते हैं कि आपको मशीन लगानी ही पड़ेगी, तब उनको समझ में आता है और मशीन लगाना प्रारंभ करते हैं। तब तक बच्चे का काफ़ी समय बर्बाद हो चुका होता है। तो उस समय को बर्बाद होने से बचाने के लिए पेरेंट्स यहाँ पर हम जो प्रोफेशनल हैं उनकी जो गाइडेंस है वो बहुत उनके काम में आती है। यहाँ पर हमको जागरूक होना पड़ेगा और उनको सही तरीके से गाइड करना पड़ेगा। कंटिन्यूस यूज ऑफ हेयरिंग एड, पूरे समय हेयरिंग एड लगा करके रखें। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि अभी पेरेंट्स मेरे पास में आए थे और उनसे पूछा कि हेयरिंग एड नहीं लगा रहे हैं, बोले कि अभी लगाएंगे इसको, अभी हम रास्ते में थे इसलिए रास्ते में गिर ना जाए इसलिए हमने लगाया हुआ नहीं था। तो ये कंटिन्यूस यूज ऑफ हेयरिंग एड होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट, जो उनको समझाना पड़ेगा कि सुनने की जो कमी है उसकी वजह से जो भाषा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है कि हम पूरा सुनते नहीं हैं, पूरा समझते नहीं हैं, पूरा समझना नहीं होता, पूरा बोलना नहीं होता है। तो ये उनको उसका प्रभाव के बारे में बताना पड़ेगा कि जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट है क्या प्रभाव है भाषा के ऊपर, भाषा वाणी के ऊपर। नॉलेज अबाउट एजुकेशन ऑफ हेयरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, कौन से ऑप्शन हैं उनको बताना पड़ेगा कि नॉर्मल स्कूल में भी इनके लिए ऑप्शन है। अगर नॉर्मल स्कूल में बच्चा नहीं चल पा रहा किन्हीं कारणों से तो स्पेशल जो स्कूल हैं वो उनके लिए अवेलेबल हैं। अगर हायर एजुकेशन अगर इसमें रेगुलर और इसके अलावा एक और नेशनल ओपन स्कूल, नेशनल ओपन स्कूलिंग जो है एक बेटर ऑप्शन है अगर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं सामान्य स्कूल में या विश्वविद्यालयों में। स्पीच एंड लैंग्वेज स्टिमुलेशन इसमें करते रहें। अवॉइड जेस्चर्स का यूज अवॉइड करें। ऑडिटरी एंड स्पीच रीडिंग, ऑडिटरी ट्रेनिंग एंड स्पीच रीडिंग। मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कौन से माध्यम में बच्चे से बात करें, हिंदी में बात करूं या इंग्लिश में बात करूं। बहुत सारे पेरेंट्स इसमें उलझते रहते हैं कि घर के वातावरण में वो हिंदी बोलते हैं लेकिन बच्चे को देखते हैं कि जो स्कूल में इंग्लिश मीडियम है। तो उनको यहाँ पर हमारे गाइडेंस की ज़रूरत होती है कि हम ऐसी भाषा में ही बात करें जो कि हम घर में बात करते हैं। अगर हम इंग्लिश में बात करना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही बात करें। अगर स्कूल में इंग्लिश मीडियम में अगर भेजा हुआ है तो इंग्लिश मीडियम में घर में भी इंग्लिश में ही बात करें। तो ये पेरेंट्स को यहाँ पर गाइडेंस की आवश्यकता होती है। एटीट्यूड ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग इंटीग्रेशन, तो पॉजिटिव एटीट्यूड हमें डेवलप करना है कि भाई अगर हम स्पेशल स्कूल में भेजेंगे तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, एंड रेगुलर स्कूल में अगर भेजेंगे तो उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं। सिलेक्शन ऑफ स्कूल, कौन से स्कूल का हम सिलेक्शन करें, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई कि नॉर्मल स्कूल में भेजें, हम रेगुलर स्कूल में भेजें या हम इसको स्पेशल स्कूल में भेजें, नज़दीक वाले स्कूल में भेजें या दूर वाले स्कूल में भेजें, ये हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कहें कि बहुत अच्छा स्कूल है, अगर आप स्कूल के नेम एंड फेम पर जाते हैं और स्कूल बहुत दूर है और जाने आने में ही एक तरफ स्कूल जाने में ही अगर उसको 1 घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है, 1.5 घंटा लग जाता है और आने में भी इतना समय लगता है, तो देखिए कि बच्चे का कितना समय उसका बेकार जाएगा। क्योंकि स्कूल में जाने के लिए सबसे पहले उसको बस में बिठाना होगा और जब स्कूल से वापस आते हुए भी उसको सबसे लास्ट में उसको छोड़ना होगा। स्कूल बस जो है सबसे लास्ट में उसको छोड़ती है, तो इतना टाइम में बच्चा टायर्ड भी हो जाता है। तो जितना हो सके उतना जल्दी नज़दीक के स्कूल में बच्चे को दाखिला कराना चाहिए। ये हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया, RT एक्ट में भी कहा गया। इंटरेक्शन विद द रेगुलर स्कूल टीचर से लगातार बात करते रहें, उनसे इंटरेक्ट करते रहें। बहुत सारे मैंने पेरेंट्स देखे हैं, इवन सामान्य बच्चों के पेरेंट्स टीचर पेरेंट्स मीटिंग में उनको बुलाते रह जाते हैं लेकिन जाते नहीं। तो यहाँ पर हमें जो रेगुलर स्कूल टीचर्स हैं जो इनके साथ में लगातार इंटरेक्शन करना पड़ेगा। पेरेंट्स को हमें इस तरह से मोटिवेट करना है कि वो पेरेंट्स मीटिंग में तो जाएं लेकिन इसके अलावा लगातार रेगुलर स्कूल टीचर से मिलते रहें, उसके जो क्लास टीचर्स हैं उससे मिलते रहें। क्योंकि हर स्कूल में एक स्पेसिफिक टाइम होता है प्रतिदिन जिसमें कि पेरेंट्स जाकर के मिल सकते हैं।
अब ये तो मैंने बात की कि ये पेरेंट्स की क्या भूमिका है जब अगर बच्चा सामान्य स्कूल में भेज दिया आपने। अब कौन कौन से बैरियर हैं वो श्रवण बाधित बच्चों के अभिभावकों को उनका सामना करना पड़ता है। कि सबसे पहला जो बैरियर है अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। ये उनका जो है हियरिंग इम्पेयरमेंट के जो अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जो पूर्व पहचान है, शीघ्र पहचान है, वो नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है। बच्चे की भाषा और वाणी ग्रहण करने का जो महत्वपूर्ण समय है वो निकल जाता है। तो क्यों निकल जाता है? क्योंकि हमारे जो हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि उसमें न्यूनेटल स्क्रीनिंग, बहुत सारी जो डिलीवरीज हैं वो अभी भी देख रहे हैं कि घरों में होती हैं। और बहुत दूर दराज वाले इलाकों में देखेंगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल्स अवेलेबल नहीं है। तो इसके अलावा जो स्कूल्स हैं, जो आपके जो हियरिंग जो हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर भी न्यूनेटल स्क्रीनिंग की सुविधा नहीं है। असेसमेंट ऑफ हियरिंग, जो बच्चे का असेसमेंट करना है, हियरिंग असेसमेंट करना है, सब्जेक्टिव कहीं दो प्रकार से होता है ये, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो कहीं पर जैसे बेरा है, मशीन नहीं है, छोटा बच्चा कैसे उसको हियरिंग असेसमेंट कैसे करें, बेरा टेस्ट है, OE है, ये नहीं है, तो कैसे करें? तो ये हर जगह पर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो इसके कारण से भी ये देरी होती है कि जो असेसमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है उसका। क्योंकि दूर दराज वाले इलाकों में देखेंगे आज भी ये सुविधाएं नगण्य हैं। फिटमेंट ऑफ सुटेबल हियरिंग एड, क्योंकि वो सुटेबल हियरिंग एड नहीं मिल पाता है। एडन अप्लाइंसेज हैं, अभी बहुत पहले पॉकेट मॉडल हियरिंग एड इस्तेमाल करते थे, अभी बाद में जो हमारी ADIP स्कीम है इसके अंतर्गत बिहाइंड द ईयर हियरिंग एड दिए जा रहे हैं। कॉकलियर इम्प्लांट की भी सुविधा है, लेकिन कॉकलियर इम्प्लांट की जो सुविधा है 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और उसके लिए कैंडिडेसी देखी जाती है कि कौन से बच्चों को लगाया जाएगा, कौन से बच्चों को नहीं लगाया जाएगा। तो हियरिंग एड चूँकि महंगा है, सभी पेरेंट्स नहीं खरीद पाते हैं, तो सरकार ने जो सुविधा एक ADIP के अंदर एक सुविधा दे रखी है, उस सुविधा का सभी लोग लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है। और जब मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो जरूरी नहीं कि उनको सही हियरिंग एड मिले, और वहाँ पर भी बहुत चीटिंग होती है उनके साथ में, जो सुटेबल हियरिंग एड नहीं मिलता है उनको, और बाद में उसका बहुत नुकसान होता है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि इसमें भी बहुत क्वैक्स बैठे हुए हैं, गलत लोग बैठे हुए हैं, घुसे हुए हैं इस फील्ड में भी, जो कि बच्चे का क्रिटिकल एज पीरियड खराब करते हैं, सुटेबल हियरिंग एड नहीं देते हैं उनको। मोड ऑफ कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड, कौन से मोड में बात करें, साइन लैंग्वेज में बात करें, ओरल मोड में बात करें, या टोटल कम्युनिकेशन मोड में बात करें, कौन से मीडियम में बात करें, ये बैरियर है। हिंदी में बात करें या मातृभाषा है जो उसमें बात करें, या इंग्लिश में बात करें। लैक ऑफ अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, हमारे यहाँ जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा जगह पर नहीं है, तो ये भी एक उनको बाधा है। इसके अलावा डिफ़िकल्टी और हर्डल इन गेटिंग एडमिशन स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल्स, इंक्लूसिव स्कूल्स में, क्योंकि आज भी रेगुलर स्कूल में या स्पेशल स्कूल में तो एडमिशन मिल जाता है, लेकिन रेगुलर स्कूल में आज भी एडमिशन नहीं मिलता। वो काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी जो हायर अथॉरिटी है, जो रेगुलर स्कूल्स के अंदर जो अथॉरिटी है, वो इतनी जागरूक नहीं है। धीरे धीरे सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम उनके लिए लागू किए जा रहे हैं, एक्ट का हवाला दिया जा रहा है, और ऊपर से गाइडलाइन आ रही हैं, स्पेशल एजुकेटर भी अपॉइंट किए जा रहे हैं। लेकिन जो हायर अथॉरिटी उनका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव होने के कारण इन बच्चों को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। मैं आज से 15 साल पहले की बात करूँ, बहुत सारे बच्चे जो हमारे यहाँ प्री स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम से निकल के जाते थे, उन सामान्य स्कूल के लिए हम जो तैयार करते थे, तो कई स्कूल वाले उनको लेते नहीं थे। इवन उनसे अंडरटेकिंग लेते थे कि फर्स्ट जो सेमेस्टर में फर्स्ट जो इसका टर्मिनल एग्जामिनेशन होगा, अगर उसमें बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो हम बच्चे को स्कूल से बाहर निकाल देंगे, और उसमें कोई उसका आपको आपत्ति नहीं होगी। कई पेरेंट्स मुझे फ़ोन करते थे कि सर हमारे बच्चे को ये इसी शर्त पर एडमिशन दे रहे हैं कि हम लिख करके दें, कि अंडरटेकिंग दे दें कि अगर हम स्कूल से बच्चे को निकालेंगे तो आप इसको कोई आपको आपत्ति नहीं होगी। बहुत सारे स्कूल में बच्चों को दाखिला नहीं दिया जाता था, और फिर लीगली उन्होंने अपना तरीका अपनाया। मैं एक स्कूल का एग्जांपल नाम नहीं लूँगा स्कूल का, वहाँ तो 2 बच्चों को उन्होंने स्कूल में दाखिला देने से मना कर दिया। वो
डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में गए, उन्होंने भी हवाला दिया, उनकी बात नहीं मानी। वो कमिश्नर डिसेबिलिटी के पास उसी सिटी ऑफिस में गए, उनके इंटरवेंशन से ये हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने माना नहीं कि हम नहीं मानते जी इस बात को। वो हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में गए तो उनको बोला गया, स्कूल अथॉरिटी को और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को बोला गया कि भाई अगर ये एडमिशन नहीं देते, उनको बोला कि इसको बच्चों को एडमिशन दीजिए, दोनों बच्चों को, और एडमिशन से नहीं देना, अगर किसी तरीके से आपने पेरेंट्स को परेशान भी नहीं करना है, ये नहीं कि कोर्ट के डर से आपने बच्चे को एडमिशन दे दिया है, बाद में उनके अभिभावकों को परेशान करें। तो इस बात का भी उनको ध्यान रखना है, और 10,000 रुपये का फाइन भी किया गया। और उसमें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को ये गाइडलाइन दी गई उनको कि अगर ये बच्चे का एडमिशन नहीं करते हैं तो जो आपने सब्सिडाइज रेट पर इसको जो लैंड दे रखी है, और डीडीए को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि भाई आप इसका जो लैंड अलॉट की गई है वो कैंसिलेशन करें। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को उन्होंने डायरेक्शन दी कि इसके रिकॉग्नाइज करें अगर ये बच्चे का एडमिशन नहीं दे सकते। तो ये लीगल तरीके से काफ़ी लोगों ने उनके बच्चों के एडमिशन हुए, लेकिन अभी तो काफ़ी स्थिति जो परिस्थितियाँ अभी तो काफ़ी बदल गई हैं। अभी इतना रिजल्ट नहीं होते हैं, दे देते हैं, लेकिन थोड़ा सा फिर भी वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में नहीं देते हैं, जिसका खामियाजा हमारे पेरेंट्स लोग भुगतते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि कौन से भाषा में बात करें, हिंदी में बात करें, इंग्लिश में बात करें, कौन सी मातृभाषा में बच्चे से बात करें, उसके लिए उनको उलझे रहते हैं पेरेंट्स हमारे। उसमें एक बैरियर आता है ये भी उनके सामने। अडेप्टेशन ऑफ टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक हैं वो उसके लिए तैयार नहीं होते हैं बच्चे, तो उनको इसमें भी कंट्रोवर्सी रहती है कि जो कैरिकुलम है, जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो कंटेंट है, उसको एज इट इज पढ़ाएं या छोटा करके पढ़ाएं। तो उसमें अडेप्टेशन में आवश्यकता होती है, उसे कंटेंट में उसमें परिवर्तन किया जाए, उसके नॉलेज लेवल में परिवर्तन किया जाए, अडेप्ट किया जाए, उसको भाषा में अडेप्टेशन हो, उसके जो चित्र होते हैं उसके चित्र में अडेप्टेशन हो, एंड उसके मूल्यांकन करने की जो तरीके हैं उनमें भी अडेप्टेशन होना चाहिए। तो बहुत सारे स्कूलों में ये इस तरह का अडेप्टेशन नहीं होते हैं। स्पेशल एजुकेटर अपॉइंट किए जा रहे हैं, वो तो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन एक सामान्य स्कूल का जो टीचर है वो इन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। तो एक हर्डल है। अब सभी जगह पर भी स्पेशल एजुकेटर, सरकारों की कोशिश यही है कि सभी बच्चों को सभी स्कूलों में विशेष अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी जगह ऐसी देखी गई है कि वहाँ पर स्पेशल एजुकेटर का अपॉइंटमेंट नहीं होता है। और डिफ़िकल्टीज इन गेटिंग एग्जाम्पशन इन स्कूल सब्जेक्ट। और हमने जो हमारे जो PWD एक्ट है 1995 का, उसमें भी एक प्रावधान था, और हमारा ये RPWD एक्ट है उसमें भी 2016 उसमें भी प्रावधान है कि बच्चे चाहें तो अपनी फर्दर एजुकेशन, जैसे जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है उसमें एग्जाम्पशन है उनके लिए, वो चाहें तो अपनी मातृभाषा में और नहीं हिंदी भाषा में, चाहे तो मातृभाषा में फर्दर एजुकेशन ले सकते हैं। तो इंग्लिश और संस्कृत को छोड़ सकते हैं, वो एग्जाम कर सकते हैं। बहुत सारे स्कूल एग्जाम करने के लिए तैयार नहीं होते, तो फिर उनको एक्ट का हवाला देते हैं, हम एक्ट के बारे में बताते हैं, लेकिन उसके स्थान पर कौन से सब्जेक्ट दें तो एक दिक्कत आती है, वो उसके बारे में स्कूल अवेयर नहीं है। तो ये भी एक हर्डल है। इसके अलावा लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन टुवर्ड्स द एक्ट के बारे में लोग इतने सेंसिटाइज नहीं हैं। जो पॉलिसी बनाई गई है सरकार के द्वारा स्टेक होल्डर्स को, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को, एडमिनिस्ट्रेटर अथॉरिटीज, एडवोकेट्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, रिहैब प्रोफेशनल्स, रेगुलर स्कूल टीचर्स एंड अदर अलाइड प्रोफेशनल्स। तो ये सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। जो एक्ट के बारे में अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोगों को एक्ट के बारे में ही नहीं पता है। जो पॉलिसी बनाई गई है, लेकिन पॉलिसी को नीचे तक पहुंचाना भी सरकार का कार्य होता है। पॉलिसी बनाने के बाद में वो नीचे तक उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, इस बात का भी सरकार को सुनिश्चित करना पड़ेगा। पॉलिसी तो बहुत बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है क्योंकि सेंसिटाइजेशन नहीं है। बहुत सारे जो हमारे जो रेगुलर स्कूल टीचर्स हैं, उनको RPWD एक्ट के बारे में मालूम नहीं है, RT एक्ट के बारे में मालूम नहीं है, क्या क्या प्रावधान है उसकी। तो बहुत सेंसिटाइजेशन की जरूरत है, तभी इन बच्चों का ज़्यादा फायदा हो पाएगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड स्पेशल एजुकेटर्स, जैसे मैंने पहले बताया। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ गेटिंग कंसेशन फैसिलिटी फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और एजेंसी। तो ये अवेयरनेस नहीं होती है अभिभावकों को कि क्या सरकार की तरफ से कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं, रियायतें दी जा रही हैं। तो इसके ऊपर बहुत काम करने की आवश्यकता है। उसमें
कैंप लगाए जा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सेंसिटाइज कर सकते हैं। हमारे जो मीडिया है, मास मीडिया, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और हमारे एक डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन, इसके बारे में अभी चर्चा करूंगा, मैं आपको नंबर दूंगा। तो उसके माध्यम से ये क्या क्या सरकार क्या क्या सुविधाएं देती हैं और रियायतें देती हैं, उसके बारे में चरम बाधित बच्चों के अभिभावकों को या पर्सन विद डिसेबिलिटी को, उनको सेंसिटाइज करने की आवश्यकता है, अवेयर करने की जरूरत है। और अवेयर, जो लोग अवेयर हो गए हैं तो उसमें बहुत सारी चुनौतियाँ आती हैं, बहुत सारी बाधाएं आती हैं, चुनौतियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं। उन कठिनाइयों से कैसे बाहर निकलें उसके बारे में, जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, बहुत दिक्कत आती है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवाने में, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही है जिसके आधार पर आगे की सुविधाएं मिलेंगी। अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आगे की सुविधाएं बच्चे को नहीं मिलेंगी। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अभी बनाने में काफ़ी बाधाएं आती हैं। हालांकि सरकार इस दिशा में अच्छा कार्य कर रही है, सुगम्य तरीके से उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही है। पेरेंटल एजुकेशन एंड एक्सेप्टेंस, पेरेंट्स का जो शिक्षा है, जो बच्चों जो पेरेंट्स की शिक्षा है, वो उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा। और एक्सेप्टेंस के ऊपर बहुत सारे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चे की शर्म दिव्यांगता है उसको वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। टाइप ऑफ फैमिली, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है, उसके भी अलग अलग फ़ायदे नुकसान हैं। कहीं कहीं पर जॉइंट फैमिली है, उसमें बच्चे की भाषा रूहानी का विकास अच्छा होता है, उसका फ़ायदा होता है। कहीं कहीं पर नुकसान भी होता है, क्योंकि उस बच्चे की माता को बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं जॉइंट फैमिली में। न्यूक्लियर फैमिली में जहाँ उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे के ऊपर फोकस कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग हुए तो फिर उनको दिक्कत आएगी। काम कौन करेगा बच्चे के साथ में? जो सुनने बोलने वातावरण है वो कैसे उसको न्यूक्लियर फैमिली मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो दूसरे लोग हैं, इंटरेक्शन करने वाले नहीं होंगे। लेकिन जॉइंट फैमिली में उसका एक फ़ायदा होगा कि बच्चे की भाषा रूहानी का विकास अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर घर के जो दूसरे मेंबर हैं वो भी बच्चे के साथ में इंटरेक्शन करते होते हैं। सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द पेरेंट, ये भी एक हर्डल है कि जहाँ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड बच्चे का, पेरेंट्स का बहुत अच्छा नहीं है, तो इन बच्चों का डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं हो पाता। इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसके बारे में मैंने पहले ही बात की, क्योंकि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होगा तभी उसके आधार पर ही उनको बहुत सारी जो सरकार की तरफ से सुविधाएं और रियायतें वो दी जाती हैं, तभी उनका वो लाभ उठा पाएंगे। लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस, बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं हमारे, जो प्रोफेशनल उनके संदर्भ में नहीं आ पाते हैं, उनके संपर्क में नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से गाइडेंस की कमी रहती है और उसका फ़ायदा इतना नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी एसोसिएशंस हैं, लैक ऑफ एसोसिएशन टू फाइट फॉर द ड्यू राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट और पर्सन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो इनके लिए एडवोकेसी की बहुत आवश्यकता है। बहुत सारी एसोसिएशन हैं जो कुछ एसोसिएशन हैं जो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। तो पेरेंट्स की एसोसिएशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि वो जो उनको राइट्स मिल रहे हैं, जैसे नॉर्मल स्कूल में बच्चे को दाखिला नहीं देते, जो उनको सरकार की तरफ से सुविधाएं मिल रही हैं, उनको प्राप्त करने में दिक्कत आ रही है, उनको जो इकोनॉमिक असिस्टेंस फंड है उनको मिलने में जो दिक्कत आ रही है, जो हियरिंग एड मिलने में दिक्कत आ रही है। तो ये बहुत सारी जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को सामना करने के लिए, उनको एडवोकेसी करने के लिए एसोसिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है, जो इनके लिए फाइट कर सके। कुछ एसोसिएशंस हैं, काम कर रही हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की बहुत इनको कमी है। अभी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पोस्ट आइडेंटिफाई की गई हैं इनके लिए, लेकिन प्राइवेट जो संस्थान है उसमें उनको नौकरी नहीं दी जा रही है। हालांकि पीएसयू में अभी कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में भी इनका आइडेंटिफिकेशन अभी किया जा रहा है, जॉब का आइडेंटिफिकेशन का कार्य हो गया है। और इसके अलावा RPWD एक्ट में भी कहा गया है कि जॉब आइडेंटिफाई किया जाए इनके लिए भी, और उसको रिव्यू किया जाए। जो भी जॉब आइडेंटिफाई की गई हैं इनके लिए, उनको हर 3 साल में रिव्यू किया जाए। Need to provide more opportunity to person with disabilities for getting admission in professional courses so that they can get better job. तो इनको हायर एजुकेशन में जो अच्छे अच्छे प्रोफेशन है उसमें भी एडमिशन दिया जाए। उसके लिए 1% इनके लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए 1% उसमें कोटा रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज इनके लिए इनका प्रारंभ किया जाए, ताकि ये उन कोर्सेज में एडमिशन लेकर के अच्छे प्रोफेशनल्स में आ सकें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब एंड फुलफिलमेंट ऑफ वैकेंट पोस्ट फॉर द PWD इन गवर्नमेंट एज वेल एज इन PSU।
आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब्स, ये उसका लगातार रिव्यू होना चाहिए इसका हर 3-3 साल के बाद में। इसके अलावा बहुत सारी, अब आपने जॉब तो आइडेंटिफाई कर दी, अब जॉब रिजर्वेशन भी कर दिया, आरक्षित पोस्ट भी आपने आरक्षित कर दी, लेकिन बहुत सारी सरकार के अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं अभी वो खाली पड़ेगी। 30% ऑफ डिसेबिलिटी वो दी जानी चाहिए, अभी वो खाली हैं और उनको पूरा उनको फुलफिल करना चाहिए। तो इसके अलावा डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन की मैं बात कर रहा था, डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन का ये नंबर है, इसको नोट कर लें। इसके अलावा कम्युनिटी की बात करेंगे हम, तो कम्युनिटी के अंतर्गत जो है इसमें कम्युनिटी की, मैंने इतना कम्युनिटी के ऊपर फोकस नहीं किया, लेकिन कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा एक रोल है। तो अवेयरनेस के लिए है, सबसे पहले तो कम्युनिटी में अवेयर करें, अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़रूरी है, सेंसिटाइज करें डिसेबिलिटी के बारे में, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, प्ले के माध्यम से, हमारा जो मीडिया है उनके माध्यम से। इसके अलावा कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल ये भी है कि वो अपने यहाँ पर कैंप ऑर्गेनाइज करें ताकि उनको सुटेबल हियरिंग एड मिल सकें। डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन को ज़्यादा से ज़्यादा से जो बहुत सारे नेशनल इंस्टीट्यूट के डिसेबिलिटी इंफॉर्मेशन लाइन उनको उनके बारे में सेंसिटाइज किया जाए, कम्युनिटी को अवेयर किया जाए। इसके अलावा सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही नहीं है, बच्चे की हियरिंग इम्पेयरमेंट को आइडेंटिफाई करना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अर्ली इंटरवेंशन सेंटर की भी आवश्यकता है, ताकि ये बच्चे भी उस अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में अटेंड करके ये बच्चे भी नॉर्मल स्कूल में दाखिला ले सकें। तो ये अर्ली इसमें कम्युनिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। तो इस तरीके से ये अगर इस कार्य किए जाएंगे तो इनका शर्मबाधित बच्चों के माता पिता लाभान्वित हो सकेंगे। थैंक यू। कुछ प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं पार्टिसिपेंट। मेरा प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका सारगर्भित और विषय पे आधारित एक अनुभवशील प्रेजेंटेशन हमारे सभी प्रतिभागियों के बीच आया है। जैसा मैं देख पा रहा हूं कि हमारे चैट बॉक्स में सर आपके सेशन को लेकर सभी हमारे प्रतिभागियों के बहुत वेरी गुड इन्फॉर्मेशन सर आए हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा अगर किसी हमारे प्रतिभागी का कोई 1-2 प्रश्न है तो हमारे सर के समक्ष रखें। नागेश सर, एक प्रश्न मधु सिंह जी ने पूछा है कि सर मेरे रिलेशन में एक बच्चा है जो 2 साल 3 महीने का है, उससे स्पीच ऑर्गन में कमी के कारण मार्च में उसको ऑपरेशन हुआ है। उसके साथ जिन बच्चों का ऑपरेशन हुआ वो बोलने लगे हैं पर वो अभी नहीं बोल पाता। कृपया कोई थेरेपी एक्सरसाइज बताएं। देखिए, ये मेरा जो आई एम नॉट ए स्पीच थेरेपिस्ट, ये मेरा एरिया नहीं है, तो उसको आप एक काम कर सकते हैं कि जो स्पीच थेरेपिस्ट के पास में उसको रेफ़र कर सकते हैं, वो उसको सूटेबल गाइड कर पाएगा। यदि दिल्ली के आसपास में है तो हमारे यहाँ संस्थान में उसको भेज सकते हैं, यहाँ उसका स्पीच असेसमेंट हो जाएगा और स्पीच थेरेपी उसकी स्टार्ट हो सकती है। एक्सक्यूज मी सर, दिल्ली में आपका संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में नहीं, दिल्ली के नज़दीक है, नोएडा में सेक्टर 40 में ये संस्थान है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। ये सेक्टर 40 C ब्लॉक में है। सर इसको चैट बॉक्स में डाल दीजिए सर, शेयर कर दीजिए इसको। सभी प्रतिभागियों को पता शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, और मेरा नंबर भी मैंने अभी मेरे प्रेजेंटेशन में मेरा नंबर भी लिखा हुआ है। तो मैं उन टीचर्स में से नहीं हूँ कि जो अपने नंबर शेयर नहीं करते हैं। ये बात कहाँ से आई मेरे दिमाग में, मैं जब केंद्रीय विद्यालय में मेरे बच्चे पढ़ते थे, 2000 की बात है, तो मैंने जो उनके टीचर से उनका नंबर मांगा तो उन्होंने मुझे, टीचर ने नंबर देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा नहीं हम डिस्टर्ब होते हैं और नंबर हम शेयर नहीं करेंगे अपना। तभी से मैंने ठान लिया कि मेरे जितने भी पेरेंट्स होंगे, जितने भी बच्चे हैं जिनके संपर्क में आता हूँ, उनके अभिभावकों को मैं अपना नंबर जरूर शेयर करूँगा, कभी भी बात कर सकते हैं। तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं। जी सर। 8800 485 701। आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। कभी फ़ोन करने से मतलब ये है कि अगर आपको नहीं उठा पाया तो मेरे के अंदर बड़ी बुरी आदत है, मैं कॉल बैक भी कर लेता हूँ
कि मेरे पीछे से किस किस के फ़ोन आए जिनका नहीं उठा पाया। तो इसके लिए कभी कभी घर वाले मेरे नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हैं। तो मैंने कहा भाई हमारे लिए जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट्स रहा हूँ, और जो तकलीफ़ मुझे हुई उन टीचर्स की, उन्होंने नंबर शेयर नहीं किया, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो हमारे अभिभावक हैं उनको किसी तरह की दिक्कत आए। कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे, लेकिन सामने वाला पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। थैंक बहुत यू बहुत सर। धन्यवाद सर। मैं कार्यक्रम को अग्रमुख करते हुए श्री विकास मिश्र जी, ओरिएंटेशन मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आज के हमारे मुख्य वक्ता और हमारे सभी प्रतिभागियों का, सभी श्रेष्ठ जनों का धन्यवाद ज्ञापन करें। श्री विकास मिश्र। धन्यवाद नागेश सर। आज के कार्यक्रम में जैसा मैंने श्री अमरकेश महेंद्रू सर को सुना, सर ने बड़े विस्तृत रूप से विषय के बारे में अपनी बातें रखी, अपने विचार रखे, और निसंदेह हम सभी सर के इस जो सर ने आज व्याख्यान दिया है उससे हम ज़रूर अपना ज्ञान वर्धन कर पाएंगे और इसे अपनी फील्ड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती विनीता दीक्षित, जिला समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान जनपद औरैया उत्तर प्रदेश का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि मैडम हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़ी और समग्र शिक्षा अभियान जनपद औरैया के तमाम शिक्षकों को हमारे साथ जोड़ा, तमाम विशेष शिक्षकों को हमारे साथ जोड़ा, जिससे कि हम एक क्षमता वर्धन कार्यक्रम कर पाएँ और उन लोगों की जो स्किल है, उन जो रिसोर्स पर्सन हमारे रिसोर्स पर्सन है, उनकी स्किल में कहीं ना कहीं इजाफा कर पाएँ। तो मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पीडीयू NIPPD की डायरेक्टर महोदया आदरणीय स्मिता जयवंत मैडम का, कि मैडम का मार्गदर्शन और सहयोग हम सभी को मिलता रहता है, कि जिससे कि हम इस टाइप के वेबिनार आप सभी के समक्ष लाते रहें, इस टाइप के क्षमता वर्धन कार्यक्रम हम आपके समक्ष लाते रहें। मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा CRC लखनऊ के डायरेक्टर आदरणीय रमेश पांडे सर का। रमेश पांडे सर के नेतृत्व में हम लोग कुछ ही दिनों में, लगभग 3-4 दिनों में लगभग 100 ऑनलाइन प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। ये सिर्फ ऑनलाइन प्रोग्राम जो हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से किए हैं, उसमें बहुत सारे क्षमता वर्धन कार्यक्रम है, बहुत सारे फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके इतर हम लोगों ने यूट्यूब पर अपने जितने भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी अपने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो अपने बच्चों में, अपने विशेष बच्चों में किस तरीके से उनकी स्किल को डेवलपमेंट कर पाएँ। तो इस कार्य के लिए मैं आदरणीय रमेश पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय अमरकेश महेंद्रू सर का। सर बहुत ही अनुभवी हैं और अपने अनुभव में से उन्होंने आज कुछ बातें हम लोगों के समक्ष साझा की और हम लोग निश्चित ही उनके इन विचारों से, उनके इस व्याख्यान से जरूर ज्ञान अर्जित कर पाए होंगे और अपनी फील्ड में उसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मैं अमरकेश महेंद्रू सर को सादर प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी कोऑर्डिनेटर आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, जिनका समन्वय हमें मिलता रहा। आदरणीय राजीव रंजन सर, आदरणीय नागेश पांडे सर, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, जितने भी हमारे रिसोर्स टीचर इस पर जुड़े हुए हैं, जितने स्पेशल एजुकेटर हमारे इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, उन सभी का, क्योंकि आप सभी के सहयोग से और आप सभी के कोऑपरेशन से इस तरीके के वेबिनार सफल किए जा सकते हैं। और निश्चित ही ये कोऑपरेशन और ये सहयोग आपका CRC लखनऊ के साथ में सदैव बना रहेगा। आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी का सादर धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे जितने भी हमारे हेल्पिंग हैंड कह लीजिए या हमारे प्रचार प्रसार के माध्यम कह लीजिए, जितने भी माध्यम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारी इन वेब संगोष्ठियों को, इन क्षमता वर्धन कार्यक्रमों को दूर दूर तक, जन जन तक, ग्रामीण
अंचल तक पहुंचाते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन सभी को सादर प्रणाम। इसी के साथ आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री विकास सर। सियासी लखनऊ की रचनात्मक गतिविधियां आप सभी के बीच निरंतर आ रही हैं और आती रहेंगी। इन्हीं ऊर्जावान भावों के साथ आज का यह कार्यक्रम यहीं पर पूर्ण होता है। मैं पुनः सियासी लखनऊ के निदेशक श्री रमेश पांडे सर और आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय श्री अमरकेश महेंद्र सर को सादर प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को आधिकारिक रूप से यहीं पे पूर्ण करता हूं। आप सभी विधिवत अपना फीडबैक फॉर्म भर लें, तत्पश्चात आप सभी यहां से लेफ्ट कर सकते हैं। कई प्रतिभागियों ने चैट बॉक्स में लिखा है बीते कई दिनों से कि हमें सर्टिफिकेट नहीं मिला। जब हम उनसे फोन से बात करते हैं या चैट में लिखते हैं तो आश्चर्य